हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें हम लोग क्या करें, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो जीके जीएस का जो 38 क्वेश्चनों का जो एक श्रृंखला है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हमारा ये उसका क्या होगा, पांचवा आपका क्या होगा, मॉडल पेपर होगा। इससे पहले हम 4 मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो पुलिस मॉडल पेपर 5 है, इसके संदर्भ में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, ताप्ती, महानदी या सोन। ठीक है, तो इसमें आप खुद देखिए बोल रहा है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, ताप्ती, ठीक है, महानदी या सोन। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है आपका? है सही आंसर है आपका सोन। सही आंसर क्या है आपका? तो सही आंसर हो जाएगा सोन। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखो, जो ये नदियाँ नर्मदा, ताप्ती या सोन की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से बेहतर सवाल आपसे बनता है उसके संदर्भ में। पहले देखिएगा, पहले तो नर्मदा की हम लोग बात करते हैं कि एक देखिएगा यहाँ पर आपने पढ़ा होगा सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पढ़ा होगा। तो सतपुड़ा के 3 क्या हैं आपके श्रृंखलाएं हैं। जैसे आप देखोगे राजपीपला की पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी है, और कौन सी? मैकाल श्रेणी है। कौन सी? मैकाल श्रेणी। ठीक है, देखिएगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मैकाल श्रेणी पर अमरकंटक चोटी से कितनी? तो 3 नदियां निकलती हैं। ठीक है, 3 नदियां निकलती हैं। ठीक है, 3 नदियां निकलती हैं एक ही पड़ोस से। ठीक है, देखिएगा, जैसे एक हमने सपोज करो कि हमने ये अमरकंटक क्या मान लिया कि ये अमरकंटक पहाड़ी है। ठीक है, ये क्या है आपकी? अमरकंटक पहाड़ी है। ये हमने मान लिया अमरकंटक पहाड़ी है। इस अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां पड़ोस से ही निकलती हैं। ठीक है, एक नदी तो यहाँ से निकलेगी, इधर इस तरीके से नदी ये निकलेगी। ये नदी कौन सी है? तो ये नदी आपकी कौन सी? नर्मदा। और नर्मदा नदी जो है ये कहाँ जाएगी? तो ये जाके गिरेगी कहाँ पर? तो ये गिरेगी खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे? तो खंभात, या फिर इसे कहेंगे क्या? कैम्बे की खाड़ी में। और कैम्बे की खाड़ी है कहाँ पे? तो ये कहेंगे कि गुजरात के तट पर है और अरब सागर का हिस्सा है। यानी खंभात की खाड़ी किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलेगी और इस साइड से, तो ये नदी जो होगी ये उत्तर दिशा, मतलब उत्तर और पूरब में बहते हुए जाएगी। और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सोन। तो हालांकि सोन नदी जो है, सोन, ये क्या है? गंगा की सहायक है। गंगा की ये क्या है? सहायक है। यानी कि सोन नदी जो है ये पटना में, सोन नदी जो है वो पटना में जाके मिल जाती है। किससे? गंगा से मिल जाती है, जहाँ पे सोन प्रयाग का निर्माण होता है। अच्छा, अमरकंटक वाले हिस्से से एक नदी यहाँ से और भी निकलती है। इस नदी का नाम है जोहिला। ठीक है, नदी का क्या नाम है? जोहिला नदी। ठीक है, जोहिला नदी। यानी 3 नदियाँ एक ही बिंदु से निकलती हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में। ठीक है, थोड़ी सी हम बात जरूर करेंगे किसके संदर्भ में? तो नर्मदा के बारे में हम संदर्भ बात करेंगे। ठीक है, तो ये नदी कौन सी है? यहाँ से निकल रही है। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है नर्मदा। तो ध्यान रखिएगा कि नर्मदा
सबसे लंबी ज्वार नद कौन आती है? सबसे लंबी ज्वार नद मुख या बनाती है क्या? एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी। ठीक है, बनाती है। और ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में ये क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड में देखेंगे जो नर्मदा है, इसके ऊपर साइड में होगा विंध्यन और नीचे क्या होगा? सतपुड़ा। तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में, ठीक है, कौन सी नदी बहती है? तो हमें बताएंगे नर्मदा। ऊपर देखो, ऊपर कौन सा है? विंध्यन पर्वत। नीचे कौन होगा? तो नीचे होगा सतपुड़ा पर्वत। कौन होगा? सतपुड़ा पर्वत। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में एक नदी का प्रवाह होगा। तो नदी का ये डायरेक्शन होगा, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये नदी कौन सी है? नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। तो इसको आपको ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? ठीक है, यानी कि वायुमंडल में आग कब नहीं लगेगी? ठीक है, किस कंडीशन में नहीं लग सकती है? पहला ऑप्शन है कि हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, या हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका, हवा में जब ऑक्सीजन की मात्रा 15% से क्या हो? कम हो, तो किसी भी कंडीशन में आग नहीं लग सकती है, नहीं जल सकती है। ठीक है, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो जलती नहीं है, लेकिन वो जलने में सहायता जरूर प्रदान करती है। ठीक है, अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन ना हो तो जाहिर सी बात है कि कभी आग लगेगी ही नहीं। ठीक है, कभी आग लगेगी ही नहीं। ठीक है, और नाइट्रोजन की बात करें, अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन हो तो अगर आग लगी है तो वो फिर कभी बुझेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि हवा में अगर ऑक्सीजन 15% से क्या है? कम है, तो फिर आग नहीं जल सकती है। ठीक है, फिर आग नहीं जल सकती है। ठीक है, तो देखिएगा जो ऑक्सीजन गैस स्वयं नहीं जलती, स्वयं नहीं जलती है, परंतु जलने में सहायता करती है। जलने में क्या करती है? सहायता करती है। ये सेम बात किसका है? ये जो उत्प्रेरक जो होते हैं, आपने अगर सुना होगा रसायन विज्ञान में, उत्प्रेरक यानी कि खुद भाग नहीं लेंगे, लेकिन उसमें उसको उत्तेजक को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन के संविधान रखेंगे। अच्छा, वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में क्या रेशियो है लेकर इन गैसों का? ठीक है, क्या रेशियो इन गैसों का? अगर हम लोग बात करेंगे किसका? नाइट्रोजन का, तो ये कितना है? आप देखेंगे 78.8%, ये इतना वायुमंडल में है। ठीक है, फिर अगर ऑक्सीजन की हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है? तो 20.95%, यानी कि लगभग 21%। फिर इसके बाद में आपको मिलेगा आर्गन, ये कितना है? तो 0.93%। ठीक है, और CO2 अगर कार्बन की हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.033%। ठीक है, तो ये वायुमंडल में इसका रेशियो हो गया। ठीक है, इन गैसों क्या हो गया? रेशियो हो गया। ठीक है, और हमारे अगर देखेंगे बॉडी में किन गैसों की मात्रा ज़्यादा है, तो गैस क्या? ऑक्सीजन ही हमारे बॉडी में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किस फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ठीक है, संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या टीपू सुल्तान। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वो कौन सा है? वो है टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान था, ये इसे हम लोग
शेर ए मैसूर कहते हैं, यानी कि मैसूर का इसे शेर कहते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान का शासन व्यवस्था कहाँ पे स्थापित था, तो मैसूर वाले क्षेत्र में स्थापित था। तो टीपू सुल्तान की बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदी मानता था किसे, ब्रिटिशों को मानता था, ठीक है। और टीपू सुल्तान का सहयोगी उस समय कौन, यूरोपीय कंपनी या शासन था, तो वो था कौन सा, तो फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी और टीपू सुल्तान के बीच में काफ़ी अच्छा क्या था, समन्वय स्थापित था, ठीक है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान ने क्या किया था कि जो फ्रांसीसी कह सकते हैं कि जो वहाँ पे युद्ध हुआ था, ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उनमें इन्होंने क्या लिया था, इंटरेस्ट भी लिया था। हालांकि बात करें तो इसको जैकोबिन क्लब, ठीक है, जैकोबिन क्लब फ्रांस में एक क्लब हुआ करता था, उसके ये मेंबर भी थे कौन, टीपू सुल्तान, ठीक है। तो इन्होंने सहायता मांगी थी फ्रांसीसियों, ठीक है। अब देखिएगा जो ये टीपू सुल्तान है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, शेर ए मैसूर कहते हैं, इनको हम लोग शेर ए मैसूर कहते हैं, शेर ए मैसूर कहते हैं। उसका ध्यान है टीपू सुल्तान का जो निधन होता है, निधन, ये निधन होता है जो कह सकते हैं फोर्थ, यानी कि फोर्थ जो आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में। तो इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था, ठीक है, उस युद्ध को लड़ते हुए, ठीक है। जो हैदर अली हैं, हैदर अली इनके पिताजी हैं, इनका भी निधन हो गया था कब, जब सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय इनका भी क्या हो गया था, निधन हो गया था, ठीक है। जो टीपू सुल्तान का और ध्यान रखिएगा कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी मैसूर से कहाँ लेके गया था, तो श्रीरंगपट्टनम, कहाँ ले गया था, तो ये ले गया था श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम देखेंगे तो ये कावेरी नदी के तट पर है, कावेरी नदी के तट पर है कौन, श्रीरंगपट्टनम। तो ये अपनी राजधानी वहाँ पे ट्रांसफर कर लिया था, ठीक है। फिर देखो टीपू सुल्तान ने क्या किया था कि इसने जो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, क्रांति हुई थी कब, तो 1789 में, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से ये क्या था, प्रेरित था, ठीक है, क्या था, प्रेरित था, ठीक है। और जैकोबिन क्लब का ये क्या रहा, सदस्य रहा, ठीक है, सदस्य। तो जैकोबिन क्लब का नेता कौन था, रोबेस्फेयर था, ठीक है, रोबेस्फेयर। तो उसके क्या थे, ये सदस्य भी बने थे, ठीक है। तो टीपू सुल्तान के बारे में ये बातें हम लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। लाल प्रकाश से, नीला प्रकाश से, हरा प्रकाश से, पीला प्रकाश से, ठीक है। देखिए अगर सवाल आपके सामने हो जाए कि जैसे आपने देखा होगा जब आग जलती है तो उस आग में कई प्रकार के आपको कलर दिखाई पड़ते हैं, लाल भी होगा, पीला भी होगा, नीला भी होगा, हरा भी होगा, ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन किस कलर के प्रकाश में या किस कलर की जो आग होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, तो उसमें होगी कि देखो ऑप्शन आपका फिलहाल के लिए कौन सही है, फिलहाल के लिए ऑप्शन सही आपका है नीला, ठीक है। कौन सा, ब्लू, जो आपके प्रकाश होता है, लाइट होती है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। आपने देखा होगा जब हम लोग क्या करते हैं अपने घरों में जब गैस जलाते हैं तो आपने देखा होगा उस गैस की जो ज्वाला होती है वो कैसी होती है, नीली होती है। तो उस नीली जो आपकी जो लाइट है, जो प्रकाश है, जो अग्नि है, उसमें एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि लाल में सबसे कम होती है, ठीक है। लाल में ध्यान रखिएगा कि जो लाल है इसमें सबसे कम होती है, जो लाल है इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है, सबसे कम ऊर्जा होती है। तो जो लाल प्रकाश है इसमें सबसे कम ऊर्जा होती है, जो नीला प्रकाश है उसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। क्या आपको पता है कि सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है, जो किरण है, जो रेज है, ठीक है, उसका कितना परसेंट पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करते हैं। तो अगर आप देखेंगे एक रेंज के हिसाब से तो 1 से 2%, कितना, 1 से 2%, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सूर्य से आने वाले
प्रकाश का 1 से 2%, 1 से 2%, 1 से 2%, एक से 2% प्रकाश का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ये हमें इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा देखिए थोड़ी सी अगर प्रकाश की यहाँ पे बात आ ही गई है तो एक बार और देख लेते हैं। आपने एक सुना होगा जो आपका क्या होता है, एक रेनबो। ठीक है, क्या होता है आपका रेनबो, या जिसे बोलते हैं इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष में देखेंगे 4 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 4 कलर होते हैं। और वो 4 कलरों से आपसे सवाल पूछ लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे ऐसे, थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं। ऐसे 7 कलर होते हैं। ठीक है, 7 कलर होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो आपका रेनबो होता है, तो इस रेनबो में पूछेगा कि इस रेनबो में सबसे ऊपर की साइड में कौन सा कलर होता है। तो देखिए ये क्या आएगा आपका वायलेट। वायलेट का मतलब हो गया, ये हो गया बैगनी। क्या हो गया भैया? बैगनी। कौन हो गया? बैगनी। फिर पूछेगा भैया कि इंद्रधनुष में बीच में कौन कलर होता है? बीच में, तो बीच में होता है ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा। और सबसे नीचे कौन होता है? तो होगा लाल, यानी कि रेड। कौन होगा? रेड। तो ये ध्यान रखेंगे, एक क्रम आप ध्यान रखें, विवग्योर। ठीक है, विवग्योर यानी VIVGYOR। ठीक है, तो इनको सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हजरतगंज, लखनऊ, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता, लोकनाथ, इलाहाबाद या लोखंडवाला। ठीक है, तो जो हरिप्रसाद चौरसिया है ये बहुत ही फेमस एक क्या है, बांसुरी वादक हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लोकनाथ, इलाहाबाद जो स्थान पड़ता है वहाँ पर इनका ये जन्म हुआ। फिर उसके बाद में देखिएगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला है, कौन सा? पीलीभीत। तो पीलीभीत कहते हैं बांसुरी नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं बांसुरी नगरी कहते हैं। ठीक है, पीलीभीत जिले को क्या कहते हैं? बांसुरी नगरी कहते हैं, जहाँ से गोमती नदी भी निकलती है। पीलीभीत से ही गोमती नदी निकलती है। ठीक है, पीलीभीत से ही गोमती नदी निकलती है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बधाई कौन सी विधा है? ठीक है, क्या बुंदेलखंड का लोकगीत है? क्या बुंदेलखंड का लोक नृत्य है? एक की दो, क्या ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो देखिए जो बधाई है, जो बधाई है वो एक प्रकार का लोकगीत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, ये हमारे यूपी का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ का क्या है, एक भाई लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है। तो अब देखो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोकगीत हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोकगीत हैं? एक लोकगीत आपको मिलेगा, देखिएगा, जिसका नाम है क्या? कजरी। क्या नाम है? कजरी। देखो, तो देखो क्या है कजरी। तो कजरी की बात करेंगे तो कजरी एक वर्षा ऋतु का क्या है, ये लोक गीत है। क्या है? लोकगीत है। कब का है? वर्षा ऋतु का। उसके अतिरिक्त देखिएगा जो ये कजरी है, कजरी, ये इसकी उत्पत्ति ध्यान रखेंगे मिर्जापुर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, मानी जाती है। जो मिर्जापुर में देखेंगे विंध्यवासिनी देवी मंदिर है, जो मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी मंदिर है, उस विंध्यवासिनी देवी जो है उनके जन्मोत्सव पर भी ये लोकगीत हालांकि गाया जाता है, लेकिन ये वर्षा ऋतु का बहुत ही फेमस है। ठीक है, उसके अलावा देखा कजरी लोकगीत की एक प्रसिद्ध गायिका है, प्रसिद्ध गायिका। ठीक है, प्रसिद्ध गायिका एक है कजरी की, उनका नाम है मालिनी अवस्थी। क्या नाम है? मालिनी अवस्थी।
तो मालिनी अवस्थी एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायिका है, किसकी? कजरी की। किसकी है? कजरी की। तो ये भी कहाँ है? हमारे यूपी में। कहाँ फेमस है? मिर्ज़ापुर में। इसके अतिरिक्त देखिएगा हमारे यूपी में एक और है जिसका बोलेंगे हम लोग क्या, तो एक है आल्हा। ठीक है, क्या है? आल्हा लोकगीत। ठीक है, तो आल्हा जो है ये बुंदेली, ठीक है, ये क्या है? बुंदेली लोकगीत है। ठीक है, बुंदेली लोकगीत है। ये क्या है? बुंदेली लोकगीत है। बुंदेली मतलब ये बुंदेलखंड, यूपी में बुंदेलखंड क्षेत्र में चलता है। और ये जो आल्हा है इसको हम बता सकते हैं भैया, ध्यान रखिएगा कि आल्हा जो लोकगीत है इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है? ये मानी जाती है महोबा से। ठीक है, कहाँ से मानी जाती है? महोबा से। ठीक है, महोबा से। जो आल्हा लोकगीत है ये एक ध्यान रखिएगा वीर रस का, ये क्या है? लोकगीत है। ये क्या है? वीर रस का लोकगीत है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो परमर्द देव वर्मन थे, ठीक है, जो परमर्द देव वर्मन थे उनके दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। क्या नाम थे? आल्हा और उदल, जिन्होंने क्या किया था कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए युद्ध में ये मारे गए। ठीक है, तो उन जो मारे गए थे उनकी वीरता का जो कह सकते हो कि जो व्याख्या किया गया है, ठीक है, उनकी वीरता का जो कह सकते हो बताया गया है वो वीर रस में कहकर गाया गया है, बताया गया। ठीक है, तो आल्हा जो लोकगीत है ये बुंदेली लोकगीत है, इनकी उत्पत्ति महोबा से मानी जाती है, ये वीर रस का लोकगीत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिएगा हमारे यूपी में एक और लोकगीत मिल जाएगा भैया, देखो वो है कौन सा आपका, तो वो एक आप मिलेंगे, एक है आपका बिरहा भी चलता है। क्या चलता है? बिरहा। कौन सा है? तो बिरहा। तो जो बिरहा जो लोकगीत है, बिरहा जो लोकगीत है ये हमारे यूपी में कहाँ चलता है? तो बताएंगे ये चलता है पूर्वांचल, या फिर कह सकते हैं पूर्वी यूपी। और कहाँ चलता है? और ये चलता है बिहार में। ठीक है, कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, जो बिरहा है, ठीक है, बिरहा जो है ध्यान रखिएगा, ये जो बिरहा होता है ये वास्तविक घटना पर क्या होता है? आधारित होता है। ठीक है, आधारित होता है। ठीक है, जो बिरहा है इसका जो गायन है, गायन वो आप देखेंगे तो जो आपके अहिर समाज के लोग होते हैं, अहिर या इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यादव समाज के लोगों द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा एक लोकगीत हमारा और भी इसका नाम चलता है हमारे यूपी में, वो है कौन सा? सोहर। कौन है? सोहर। ठीक है, सोहर लोकगीत। तो जो सोहर लोकगीत है ये ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे गाया जाता है? तो कहेंगे ये हमारे अवध और वाराणसी क्षेत्र में। ठीक है, किसके? तो पुत्र जन्मोत्सव पर। ठीक है, पुत्र जन्मोत्सव पर। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे लोकगीत रसिया भी है और भी कई सारे लोकगीत हैं, तो आपको इन चार को ध्यान रखना है, कजरी, आल्हा, बिरहा और सोहर। ये हमारे यूपी में ही चलते हैं। अगला है कि पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है। यह किसका कथन है? कीन्स का है, मार्शल का है, रॉबर्टसन का है, जे.बी.से का है। ठीक है, तो ये है कथन किसका? तो जे.बी.सी का है। ठीक है, कि पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं कर लेती है। ठीक है ना, जबकि ये जो व्याख्या है ना, ये जो इनका कोटेशन है ये गलत हो गया था। कब गलत हो गया था? जब 1929 में वॉल स्ट्रीट कि जब शेयर गिरना शुरू हो गए थे अमेरिका में, यानी अमेरिका में जब महामंदी आई थी ना 1929 में, ध्यान रखिएगा कि यूएसए में क्या आई थी? यूएसए में महामंदी आई थी। ठीक है ना, तब ये वाली जो कथन है ना इनका ये गलत हो गया था। ठीक है, कि पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं कर देती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा। अगला है कि माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? सुचित्रा सेन का है, राम मनोहर लोहिया का है, लाल कृष्ण आडवाणी का है, सुचेता कृपलानी का है। तो ये देखो भैया ये किसका है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये तो हमने पढ़ा है किसका? लाल कृष्ण आडवाणी का। ठीक है, ये इनकी क्या आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, अब देखो जो लाल कृष्ण आडवाणी है ये
कह सकते हैं कि भैया ये भारत के ये क्या थे, तो ये अंतिम क्या थे, अंतिम ये थे, अंतिम ये क्या थे, अंतिम ये थे क्या, उप प्रधानमंत्री। क्या बने थे, अंतिम ये उप प्रधानमंत्री ये थे, ठीक है ना, ये थे, ठीक है। और ये जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, इनको ध्यान रखिएगा, अभी क्या हुआ कि 2024 में, ठीक है ना, इनको जीवित अवस्था में क्या मिला है, तो ये मिला है भारत रत्न मिला है इन्हें। क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, ठीक है। क्या मिला, भारत रत्न मिला है, जीवित अवस्था में इनको मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को, ठीक है। तो ये इनको बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये इनकी है, ठीक है। अच्छा, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया की एक आत्मकथा इनकी भी है भाई, बड़ी फेमस इनकी आत्मकथा है। उस आत्मकथा का देखो क्या नाम है, इनकी आत्मकथा का नाम है कि इंडियाज पार्टीशन। क्या है, इंडियाज पार्टीशन, ठीक है, इंडियाज पार्टीशन, इंडियाज पार्टीशन, ये इनकी क्या है, आत्मकथा है, ठीक है, इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। उसके अलावा देखिए सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये यूपी की 4th व यूपी की 1st महिला ये क्या है, सीएम रह चुकी हैं, जो कार्यकाल इनका 1963 से लेकर 1967 के बीच में रहा है, ठीक है, 1967 के बीच में रहा है, ठीक है। तो ये यूपी की चौथी, मतलब यूपी में देखा जाए, क्रम में देखा जाए तो ये चौथे नंबर की आएंगी, और ऐसे देखा जाए तो वो महिलाओं में पहले नंबर की आएगी, चाहे वो यूपी की बात हो चाहे भारत की बात हो, उसमें ये पहले नंबर की आ जाती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो ये सुचेता कृपलानी है, सुचेता जो कृपलानी है, ये अपने जो विरोधी पार्टी जो थी, जो विपक्ष का पार्टी था, उसके एक सदस्य थे, कौन, जेपी कृपलानी, उनसे इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था, ठीक है। तो अपने विरोधी पार्टी के सदस्य, ध्यान रखिएगा कि सुचेता कृपलानी कि ये अपने विरोधी पार्टी के सदस्य जेपी कृपलानी से क्या किया, विवाह किया था, विवाह किया था, ठीक है। तो जो जेपी कृपलानी है, जेपी कृपलानी ये पति हैं किसके, सुचेता कृपलानी के, क्या है, पति हैं, ठीक है। हालांकि इनके विवाह से गांधी जी सहमत नहीं थे, उनका विरोध भी किया, इनके विवाह के विरोध किया गांधी जी, फिर भी इन लोगों ने विवाह कर लिया, ठीक है। तो जेबी कृपलानी का फुल फॉर्म क्या है, जीवट राम भगवान दास, फुल फॉर्म क्या है इनके नाम का, जीवट राम भगवान दास कृपलानी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी थे। ये चीज़ों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राज्य, ठीक है, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहिता थी, ठीक है। तो अब देखो ये फिर से वही सवाल आ गया ना, अभी आपको बताया, ये फिर आ गया कि भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी, ठीक है, विवाहित थी। तो जयललिता, सुचेता कृपलानी, ए और दो, ठीक है। तो इसमें देखो सही ऑप्शन क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सुचेता कृपलानी, कौन है, सुचेता कृपलानी, ठीक है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे, सुचेता कृपलानी। अगला है कि भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है, बधाई हो, फिर मिलेंगे, धन्यवाद, तकलीफ की माफ़ी, ठीक है। तो देखो अब हमारे जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ पे देखो तो क्या चलता है, धन्यवाद, ठीक है ना, क्या चलता है भैया, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद चलता है। लेकिन कुछ ऐसे अन्य भाषाएं हैं जिनमें धन्यवाद का मतलब गजन भी होता है, वादिया भी होता है, अदी जोहर भी होता है। और मैं बात करूं लद्दाख में एक, ठीक है,
एक शब्द है क्या, जूले, जूले, ठीक है, जूले, ठीक है। तो जूले का मतलब वहां पे होता है क्या, स्वागत, क्या होता है, स्वागत, ठीक है। तो ये कहाँ पे शब्द चलता है, ये चलता है कहाँ पे, लद्दाख में। कहाँ चलता है, लद्दाख में, ठीक है। जूले का मतलब क्या होता है, स्वागत, ठीक है, क्या होता है, स्वागत, ठीक है, स्वागत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी, ठीक है। यानी कि 9 मई 2015 को 3 योजनाएं एक साथ में क्या गई, प्रारंभ की गई, एक साथ नहीं किया गया। इसमें ऑप्शन है अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसमें देखो यही सही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। हालांकि इसकी शुरुआत देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी 25 जून 2015 को, ठीक है। कब हुई थी, 25 जून 2015 को। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक शहरी और एक ग्रामीण, ठीक है, शहरी और ग्रामीण ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। बाकी सारी योजनाएं 9 मई 2015 को ही शुरू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सानिया मिर्जा को, साइना नेहवाल को, विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को। तो ये तो ऑप्शन सही है क्या आपका, तो सानिया मिर्जा को। किसको, सानिया मिर्जा को। और अभी आप देखेंगे कि 2024 की बात करते हैं तो इसमें किसे दिया गया था, तो वो हालांकि 2023 का है लेकिन 24 में दिया गया। वो 2 लोगों को दिया गया जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। एक है कौन, सात्विक साईराज, ठीक है, सात्विक साईराज, और एक आपके चिराग शेट्टी, कौन है, चिराग शेट्टी, ठीक है। तो इनको मिला है, ठीक है। तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, तो ये तो चलो ठीक है, टेनिस खेलती हैं, ठीक है। साइना नेहवाल का संबंध किससे, तो इनका है बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से। बाकी इन दोनों लोग को जानते हो कि क्रिकेट से, इन दोनों का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, ठीक है। तो इनको किससे मिला था 15 में, क्या मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आपको पता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, स्पोर्ट अवार्ड है, ठीक है, जिसे नाम बदल दिया गया था ना। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो देखो हाजी पीर जो जगह है ना, ये भारत में ही पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है जगह भारत में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भारत में ही पड़ता है। तो किस वर्ष लड़ी गई थी, 1947 में, 62 में, 65 में, 71 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 1965 में, ठीक है। 1965 में किसके बीच में युद्ध हुआ, तो इसमें आप देखेंगे भारत और क्या हुआ, पाक के बीच में हुआ युद्ध, ठीक है, पाक के बीच में हुआ। 1971 की बात करेंगे तो इसमें क्या था, भारत, हालांकि अगर इसे देखा जाए तो ये इनडायरेक्टली था, हालांकि ये था किसके बीच में, तो ये था पाक और बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से सहयोगी कौन था, तो इसमें था भारत। क्या था, भारत सहयोगी के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। और 1962 देखा जाए तो ये युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था भारत और चीन में हुआ था। 1947 में भी युद्ध हुआ था और ये था क्या, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, बंटवारे को लेकर भी था, ठीक है ना, बंटवारे को लेकर भी था। अगर हम ये देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने कुल युद्ध लड़े गए हैं, तो आप देखेंगे तो एक तो 47 वाला था, एक 65 वाला है, एक 71 वाला भी है, और एक आप देखेंगे जो कारगिल युद्ध है, कौन सा, कारगिल 1999 वाला कारगिल युद्ध, वो भी लड़ा गया था, ठीक है। और सभी युद्धों में पाकिस्तान हारा ही है, ठीक है। तो हाजी पीर, ध्यान है ना, 1965। नागा अर्जुन कौन थे, सवाल है भाई, नागा अर्जुन कौन थे। एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक, ठीक है। तो नागा अर्जुन के बारे में कौन नहीं जानता है, तो नागा अर्जुन एक क्या थे, नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। क्या थे, बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। देखिए जो नागा अर्जुन की बात करते हैं तो नागा अर्जुन, इनको ध्यान रखिएगा कि ये बौद्ध धर्म के, ये महायान, ठीक है, महायान संप्रदाय या शाखा के थे,
ठीक है, शाखा के थे। ठीक है, तो क्यों आपने देखा था कि बौद्ध धर्म जो चौथी बौद्ध संगति थी उसमें दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो ये महायान वाले शाखा के क्या थे, ये क्या थे भैया, ये थे क्या, सदस्य थे। ठीक है, महायान शाखा क्या है, महायान शाखा ये कहती है कि बौद्ध धर्म में अब जो परिवर्तन के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि बौद्ध धर्म में जो परिवर्तन के साथ अपनाने वाले लोग थे या अनुयायी थे वो कहलाए महायान, और जो बौद्ध धर्म के पारंपरिक ट्रेडिशनल मेथड में चलने वाले लोग थे वो कहलाए कौन, हीनयान। कौन कहलाए, हीनयान। जबकि जो महायान वाली जो शाखा थी इसमें ज़्यादा लोग जुड़े भी और आगे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ, आगे ज़्यादा ये प्रसिद्ध भी हुआ। ठीक, अब नागार्जुन जो है इनको ध्यान रखिएगा, इनको हम लोग क्या मानते हैं, इनको मानते हैं जो आपने सुना होगा कि इनको भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। इन्हें नागार्जुन क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं भारत का आइंस्टीन कहते हैं, भारत का आइंस्टीन कहते हैं, भारत का आइंस्टीन कहते हैं। कहोगे क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने माध्यमिक सूत्र, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने माध्यमिक सूत्र का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, माध्यमिक सूत्र का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ठीक है, तो आइंस्टीन ने भी आपने देखा था कि E बराबर एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया था क्या, E बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो नागार्जुन को ध्यान रखिएगा भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, और इनको शून्यवाद, यानी कि बौद्ध धर्म में एक चला था क्या, शून्यवाद, या जिसे हम लोग वैज्ञानिकवाद भी कहते हैं, उसके भी जनक माने जाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो देखो इसमें जो अनपढ़ की बात आएगी ना, अनपढ़ तो कौन है, अनपढ़ तो था अकबर। ठीक है, अकबर अनपढ़ था लेकिन उतना ही ज़्यादा ये मैच्योर था, उतना ही ज़्यादा ये क्या था, जानकार था। ठीक है, उतना ही ज़्यादा ये क्या था, जानकार था। तो अकबर आप देखेंगे तो अकबर सभी मुगल शासकों में, ठीक है, सभी मुगल शासकों में सबसे अधिक नीतियाँ, सबसे अधिक लोगों को बीच सामंजस्य बैठा के इसने रखा था। ठीक है, हालांकि इसीलिए अकबर को सम्राट की उपाधि दी जाती है। ठीक है ना, क्योंकि इसने बहुत बड़ी नीतियों को अपने हिसाब से चलाया और उसको सफल भी बनाया था। तो अब देखो अकबर से अकबर के अगर कार्यकाल की हम लोग बात करते हैं तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसका कार्यकाल था 1556 से लेकर वो था 1605 ईस्वी तक था। ठीक है, 5 ईस्वी तक था। जो औरंगजेब, अच्छा शाहजहां की बात करते हैं क्योंकि अभी बीच में जहांगीर भी आएगा, तो जहांगीर का कार्य देखा जाएगा। तो इसका जो कार्यकाल होगा शाहजहां का, ये 1627 से लेकर 1658 तक था। ठीक है, औरंगजेब की बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल था 1658 से लेकर 1707 तक था। 1707 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, और बहादुर शाह जो जफर हैं ये कहते हैं अंतिम मुगल शासक थे। ठीक है, बहादुर शाह जो जफर हैं ये क्या थे, ये अंतिम मुगल शासक थे, ये अंतिम मुगल शासक थे। तो अनपढ़ कौन था, अकबर था। लेकिन अकबर देखेंगे, अकबर बहुत सारे काम इसने किया था। अगर देखोगे इलाही सम्मत की शुरुआत इसने ही किया था 1582 में। कब किया था, 1582 में। ठीक है, इलाही जो कह सकते हो जो इलाही दीन इलाही है, जो दीन ए इलाही है वो क्या था, एक कह सकते हो धर्मों के बीच में सामंजस्य बैठाने की, मतलब एक प्रकार का नया धर्म शुरू करना चाहता था अकबर। ठीक है, तो जो दो दीन ए इलाही उसकी स्थापना 1582 में होती है और उसका प्रधान जो पुरोहित होता था वो अबुल फजल हुआ करता था। और अबुल फजल कौन था, अबुल फजल अकबर का क्या था, कह सकते हैं कि वो जीवनीकार था। ठीक है, जिसने उसके बारे में लिखा है अकबर आईने अकबरी या अकबरनामा, ये लिखा है। ठीक है, और दीन इलाही को अपनाने वाला अंतिम और प्रथम हिंदू व्यक्ति कौन था, तो बीरबल था। ठीक है, जो हमें अभी आगे चल के उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सवाल यही बनता है कि जो अकबर है जब जिस समय अपने गद्दी पे बैठा था उस समय इसकी उम्र कितनी थी। ठीक है, तो उसकी उम्र देखेंगे तो 15 साल थी। कितनी थी, 15 साल थी। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपने राष्ट्रगान को बदल दिया था, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान या मालदीव।
ठीक है। तो देखो बदलने की बात चलेगी तो ये एशियाई देश कौन सा है, नेपाल है। कौन सा, नेपाल है, ठीक है। तो ये नेपाल में देखेंगे तो नेपाल में क्या हुआ कि 2007 में जो वहाँ का जो राष्ट्रगान है वो बदला गया था, ठीक है। जो राष्ट्रगान है वो बदला गया था, ठीक है। और नेपाल के जो राष्ट्रगान की अगर बात करते हैं कि नेपाल के जो ये राष्ट्रगान के जो लेखक हैं वो कौन है, लेखक की बात करेंगे ये कौन है, तो ये प्रदीप कुमार राय हैं, ठीक है। कौन है, तो प्रदीप कुमार राय, प्रदीप कुमार राय। तो जो इसके बोल है ना, जो इसके बोल हैं वो किसने लिखे हैं, तो प्रदीप कुमार राय ने लिखे हैं, ठीक है। 2007 में ये चेंज किया गया था। शायद इसका जो राष्ट्रगान है उसकी शुरुआत ही होती है कि हम सैकड़ों फूल हैं, ठीक है। हम सैकड़ों फूल हैं, ठीक है। ये इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रगान की, ठीक है, नेपाल की। क्या, कि हम सैकड़ों फूल हैं, ये मतलब शुरुआती लाइन है इसकी नेपाल की राष्ट्रगान की, ठीक है। नेपाल की राष्ट्रगान की ये इसकी शुरुआती लाइन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा नेपाल, ठीक है। अच्छा, नेपाल से एक सवाल ये बनता है नेपाल में कि नेपाल में आप देखेंगे तो दो व्यक्तियों की, एक तो कौन है, बेगम हजरत महल और जो नाना साहब हैं, इन दोनों लोगों का जो मकबरा है, जो कब्र है वो कहाँ पे है, तो वो मिलेगा कहाँ, नेपाल काठमांडू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, नेपाल काठमांडू में मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी, ठीक है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है वो कहाँ स्थित है, अमृतसर में है, इलाहाबाद में है, झांसी में है या मेरठ में है, ठीक है। तो जंग ए आज़ादी, तो भैया आज़ादी, जंग ए आज़ादी शुरुआत ही कहाँ से हुई थी, आपने सुना था ना, मेरठ को हम लोग क्रांति नगरी कहते हैं। क्यों, क्योंकि 1817 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, मेरठ से हुई थी। तो ये मेरठ में है। तो यहाँ पे विक्टोरिया पार्क है, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, जंग ए आज़ादी रख दिया गया है, ठीक है। ठीक, उसका देखिए इलाहाबाद में एक क्या था, यहीं पर आप देखेंगे तो एक हमने सुन रखा कि यहाँ पर एक पार्क था, ठीक है, जिसे हम लोग कहते थे मिंटो पार्क। क्या कहते थे, मिंटो पार्क, ठीक है। जहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, घोषणा पत्र पढ़ा था किसका, रानी विक्टोरिया का। कब, 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अल्फ्रेड पार्क है, जिस अल्फ्रेड पार्क में जो आपके चंद्रशेखर आज़ाद थे उनका क्या हुआ था, निधन हुआ था या वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उसका भी नाम चेंज कर कर अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया था, ठीक है। तो ये इलाहाबाद में कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अल्फ्रेड पार्क था। अब इसे क्या कहते हैं, अब इसका नाम बदल दिया चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो अच्छा मेरठ में देखो, अब थोड़ा यूपी स्पेशल की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मेरठ में देखिएगा कि मेरठ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग स्पोर्ट्स सिटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पोर्ट सिटी, यानी कि खेल नगरी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे हम लोग कहते हैं मेरठ को कैंची नगरी। क्या बोलते हैं, कैंची नगरी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रांति नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांति नगरी कहते हैं। क्या होते हैं, क्रांति। ये इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है, कई सारे नाम। उसके अलावा देखिएगा मेरठ में ही ध्यान रखिएगा कि यूपी का पहला क्या खुल रहा है यहाँ पे, तो खुल रहा है खेल विश्वविद्यालय, यानी कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्थापित हो रहा है, ठीक है। नाम क्या होगा, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये नाम होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका रखा गया। उसके बाद मेरठ में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही फेमस एक मेला लगता है भैया, कौन सा, नौचंदी का मेला, ठीक है। क्या लगता है, नौचंदी मेला, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे
कि भैया नौचंदी मेला ये बड़ी फेमस है। कौन सा? नौचंदी मेला बड़ी फेमस है। कहाँ का? मेरठ का। ठीक है, कौन है? मेरठ का फेमस है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो कांच के गिलास एक दूसरे से, मतलब एक के अंदर दूसरा, ठीक है, चिपक जाते हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो दो कांच के आपने गिलास लिए, ठीक है, उस गिलास के अंदर एक आपने और गिलास डाल दिया, ठीक है, दोनों चिपक जाते हैं, ठीक है, तो फिर उनको अलग करना है तो कौन सी विधि से अलग करेंगे? अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, ठीक है, जैसे ये एक गिलास है, ठीक है, इसके अंदर आपने एक और गिलास ऐसे डाल दिया, ठीक है, तो अब इसको दोनों को जब अलग करना होगा तो कैसे करेंगे? क्या इस बाहर वाले में आप पानी डालेंगे, गर्म पानी, ठीक है, ठीक है, गिलासों को शीतल जल में डालकर बाहरी गिलास में गर्म पानी डालकर या जोरों से पीट कर, अरे भैया पीट दो तो टूट ही जाएगा, वो तो अपने आप ही अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन गिलास टूटे भी नहीं। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे ना, अगर आपको दोनों अलग करना है तो क्या करो आप कि जो ये बाहरी गिलास है ना, इस वाले में, इसमें आप गर्म पानी डालिए, ठीक है ना, जैसे ये दो गिलासें हैं ना, दो गिलासें, तो इसमें आपको इस वाले में पानी डालना है, गर्म पानी। कैसा? गर्म पानी। तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों गिलास क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसमें नहीं डालना है, साइड वाले इसमें डालना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा, इलाहाबाद, झांसी या अजमेर? ठीक है, ये एक अच्छा मतलब क्वेश्चन आप मान सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि थॉमस रो, ठीक है, थॉमस रो। अब देखो थॉमस रो जो है ये मिला था किसमें? ये भैया मिला था अजमेर के किले में मिला था। कहाँ पे? जो अजमेर का किला है इसमें मिला। ठीक है, और आपको क्या लग रहा है भाई, आपको क्या लग रहा है कि अजमेर का किला ये जो है अजमेर में है क्या? बताओ। अजमेर का किला अजमेर में नहीं, अजमेर का किला ये आगरा में है। ठीक है, नाम है लेकिन है आगरा में वो। ठीक है, तो अजमेर के किले में मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब थॉमस रो कब मिला था? तो ध्यान, अजमेर के किले में थॉमस रो जो है ये 1615 में मिला था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि थॉमस रो जहांगीर से 1615 में, ठीक है, अजमेर के किले में मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट एक और भी ध्यान रखिए क्या, ठीक है, कि जो एक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है ना, कैप्टन हॉकिंस 1608 में, ठीक है ना, ये भी क्या? जहांगीर से मिला था। ठीक है, किससे? जहांगीर से मिला था। ठीक है, ये भी जहांगीर से मिला था। ठीक है, कब? 1608 में। तो ये ध्यान रखिएगा जहांगीर के संदर्भ में। अच्छा, जहांगीर के बारे में एक सवाल और बनता है कि भाई इसका मकबरा पूछ ले कभी भी कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, समाधि कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, जो इसका मकबरा आपको मिलेगा वो मिलेगा सहदरा में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? सहदरा मिलेगा। और सहदरा कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। और सहदरा जो है ये रावी नदी के तट पे है, रावी नदी तट पर है। ठीक है, रावी नदी के क्या है? किनारे है सहदरा। ठीक है, और तो ये जहांगीर के बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी आप जहांगीर के बारे में जानते ही हो कि जहांगीर का मूल नाम क्या था? सलीम था। मूल नाम क्या था? सलीम था। ठीक है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? कनाडा, रूस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, ये पूछ रहा है भंडार है, उत्पादन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है? भंडार है, स्टोरेज कहाँ पे? ठीक है, तो ऐसे मामले में देखेंगे तो स्टोरेज तो सबसे अधिक कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ये भंडार की बात चल रहा है। अगर ये उत्पादन की बात करता तो फिर हम लोग लगाते क्या? कजाकिस्तान लगाते। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो बताना, वो करेगा वो कौन सा? कजाकिस्तान।
कौन करेगा? कजाकिस्तान, ये करता है उत्पादन सबसे अधिक, ठीक है। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? ये है अस्ताना। क्या है? अस्ताना। हालांकि पहले बदल गई थी, पहले हालांकि नूर सुल्तान हो गया था, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया, ठीक है। और ये देखिएगा, जो कजाकिस्तान है ये दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? स्थलबद्ध क्या है? ये देश है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि विश्व में सबसे बड़ा स्थलबद्ध, या इंग्लिश से कहेंगे तो लैंड लॉक्ड, ये क्या है? देश है, ठीक है, देश। ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब आ जाते हैं यूरेनियम की बात चलिए ना। तो यूरेनियम से भाई थोड़ा बहुत तो सवाल तो बनना ही चाहिए। अब देखिए, जो यूरेनियम है, यूरेनियम की अगर बात करते हैं, जब खोज की बात करेंगे, किसकी खोज किसने किया था? तो ये खोज किया था हेनरी, किसने? हेनरी कलप्रोथ, इन्होंने किया था, ठीक है, इन्होंने किया था। उसके अलावा यूरेनियम को हम लोग कहते हैं पीला केक। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पीला केक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला केक कहते हैं, ठीक है। यूरेनियम को हम लोग बोलते हैं पीला केक कहते हैं, ठीक है। उसके आप देखेंगे यूरेनियम की हम लोग बात करें, इसे मेटल ऑफ होप भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मेटल ऑफ होप भी कहते हैं, यानी कि आशा की धातु भी कहते हैं यूरेनियम को, ठीक है। उसके अलावा देखिए, ऑस्ट्रेलिया से ज़रा सवाल बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया सवाल ये बनाना कि ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? तो राजधानी तो है कौन सी? कैनबरा, ठीक है, कैनबरा, ठीक है। बट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? अगर आ जाए कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो बताएंगे ये है पर्थ। क्या है? पर्थ। तो पर्थ आप देखेंगे, या ऑस्ट्रेलिया में जितने भी मरुस्थल है ना, वो पश्चिम में ही है, ठीक है। तो मरुस्थलीय ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ ही कह सकते हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा जो राम मंदिर बनाया गया है वो पर्थ में बनाया गया है, जो लगभग 721 फीट क्या है ऊंचा है। जो कितना है? 721 फीट ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनाया गया है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया। उसके अलावा देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से एक बेहतर सवाल आपको ध्यान रखना चाहिए। और बेहतर सवाल क्या है? तो देखो, बेहतर सवाल ये है कि सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति, उसका क्या नाम है? उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। नाम क्या है? नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि महान प्रवाल भित्ति, ठीक है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पे है? तो ये बताएंगे ये है कोरल सागर में। कौन सा है? कोरल सागर। और कोरल सागर कहाँ पे है? तो ये प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व मिल जाएगा। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखो क्या है। सेकंड पॉइंट आपको ये मिलेगा, कि आपसे पूछा सवाल ये जा सकता है, सवाल ये पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया की वो कौन सी है? वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। कौन सा है? वो है भाई ग्रेट डिवाइडिंग। ये तो यहाँ पाएगा भी नहीं, ठीक है।
छोटा करके लिख लेते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, कौन मिलेगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे है, जिसका नाम है माउंट कॉस-युस्को। ठीक है, क्या है? माउंट कॉस-युस्को। ध्यान रखेंगे, इसी पे क्या है? इसी पे सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा? तो माउंट कॉस-युस्को। ठीक है, तो ये थोड़ी बात ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में। अगला देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? ठीक है, यमुना से नहीं मिलती है। केन है, सोन है, बेतवा है या चंबल है? ठीक है, केन है, सोन है, बेतवा है या चंबल है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? ठीक है, तो अब खुद ही देख लो भाई, क्योंकि सोन हमने अभी पहला ही क्वेश्चन में पढ़ गया था कि सोन जो है वो गंगा में मिलती है, पटना के पास में। ठीक है, तो फिर नहीं है तो कौन सी नहीं है? सोन नहीं है। ठीक है, बाकी यमुना की सारी नदियों में केन है, बेतवा है, चंबल है। ठीक है, काली सिंध है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो एक मिल जाए कौन सी नदी? टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी। हालांकि माना जाता है कि यमुना की सबसे लंबी और बड़ी सहायक नदी टोंस है। ठीक है, हालांकि कहीं चंबल भी लिखा होता है। ठीक है, तो टोंस हालांकि ज़्यादा सही होगा आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सोन नदी गंगा में जाकर मिलती है, यमुना की सहायक नहीं है। ठीक है, अगर देखना, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश हरियाणा। ठीक है, देखो गंडक नदी ये निकल के आती है कहाँ से? नेपाल से निकल के आती है। ठीक है, नेपाल से ये निकल के आती है। और गंडक को हम लोग नारायणी नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंडक को हम लोग नारायणी नदी भी कहते हैं। तो अब वो गंडक नहर से, सॉरी गंडक जो नदी है उससे हमने नहर भी निकाली है। ठीक है, नहर भी निकाली है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए लाभदायक है। ठीक है, किसके लिए लाभदायक है? उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए लाभदायक है। ठीक है, आपने सुना होगा एक त्रिवेणी नहर जो बिहार में बड़ी फेमस है। तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी से ही निकाली गई है। ठीक है, त्रिवेणी नहर। एक ध्यान रखना, बिहार में त्रिवेणी नहर बड़ी फेमस है। ठीक है, तो बिहार में त्रिवेणी नहर है, और जो त्रिवेणी नहर है ये गंडक नदी से ही तो निकाली गई है, गंडक नदी से ही ये निकाली गई है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखना कि गंडक जो सिंचाई परियोजना है इससे लाभ केवल यूपी और बिहार को ही नहीं है। इसके अलावा देखेंगे 1956 में एक समझौता हुआ था। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में। तो भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ था, तो नेपाल को भी इस सिंचाई परियोजना से उसको भी लाभ होता है। ठीक है, लाभ होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये जो गंडक जो सिंचाई परियोजना है, जो नहर है, ठीक है, इस पे देखेंगे तो नेपाल में हालांकि 4 नहरों का निर्माण किया गया है और एक जल विद्युत केंद्र की भी स्थापना की गई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? बहादुर शाह, शेरशाह, शाहजहां या अकबर? ठीक है, तो अब इसमें देखो आप, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह। कौन हो जाएगा? शेरशाह। तो शेरशाह क्या था? एक अफगानी शासक था। नहीं, शेरशाह क्या था? एक अफगानी शासक था। तो इधर गए, इसने क्या किया था? शेरशाह ने क्या किया था कि भूमि मापन हेतु ठीक है, सिकंदरी, या ऐसे कह सकते हैं गज ए सिकंदरी। ठीक है, गज ए सिकंदरी का क्या किया था? आविष्कार किया, जिसमें कितने? तो इसमें 32 अंक होते थे, 32 अंक होते थे। गज ए सिकंदरी, तो इसने ही चलाया था शेरशाह सूरी। बाकी आप देखेंगे तो कबूलियत और पट्टा की व्यवस्था भी किसने किया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह ने क्या किया था कि कबूलियत व पट्टा
व्यवस्था भी लागू किया था। जैसे हमारे यहाँ पे नहीं भाई आता है ना कि पट्टा बना लिया, ठीक है, 2 एकड़ का 1 एकड़ का, ठीक है, पट्टा बन जाता है, वो वाली व्यवस्था इसने शुरू की शेरशाह सूरी ने, ठीक है। उसके अलावा शेरशाह सूरी ने क्या किया था, रुपया चलाया। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने क्या किया, इसने ग्रैंड ट्रैक रोड भी बनवाया था, ठीक है, जो NH1 और NH2 को मिला के बनता है, ग्रैंड ट्रक रोड बनता है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी, ध्यान रखेंगे, ये अफगान शासक था। इसने क्या किया था, मुगलों के एक शासक थे हुमायूं, उसको पराजित किया था और लगभग 1545 से लेकर 1555 तक, लगभग 10 साल तक इसने दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है। इसने अगर देखा जाए तो इसने चौसा के बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, ये लड़ा इसने शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी का मकबरा पूछ लेकर, हाँ अगर मकबरा पूछ ले, मकबरा तो ये कहाँ पे है, तो कहेंगे ये सासाराम में है, सासाराम में है, ठीक है, मकबरा, ठीक है। तो ये पानी के बीच में है। अब कह रहा है कि शहद का प्रमुख घटक है गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है, शहद की बात कर रहा है। तो इसमें देखो होता है फ्रक्टोज, यानी कह सकते हैं कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फ्रक्टोज जो है ये सबसे ये क्या है, मीठी क्या है, तो प्राकृतिक शर्करा है, ठीक है, प्राकृतिक शर्करा है, ठीक है। ये क्या है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, ठीक है। ये मैंने प्राकृतिक बोला, इससे भी लगभग 250-300 गुना मीठी शर्करा है सैकेरिन, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। वो क्या है, कृत्रिम रूप से बनाएगा, उसमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, केवल स्वाद मिलेगा, एनर्जी कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये देखेंगे सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। ये किसमें पाया जाएगा, फ्रक्टोज, ये पाया जाएगा शहद में। और पता है आपको कि शहद जो है एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें कुछ मिला है, ठीक है ना, कोई भी आप इसमें चीज़ नहीं मिलाते हैं जो खराब होने के लिए। तो ये ध्यान रखना, केवल हजारों साल तक ये शहद आपका बना रहेगा, खराब नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे, जैसे मान लो सब्जी हो गई, अचार हो गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये काफ़ी समय तक चल जाए, महीने 2 महीने तक चल जाए, तो उसमें हम लोग सोडियम बेंजोएट जैसे कुछ चीज़ें मिलाते हैं कि वो खराब ना हो, ठीक है। लेकिन शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो सालों तक रहेगा, लेकिन वो खराब नहीं होता, ठीक है, खराब नहीं होता है। नहीं, क्यों नहीं खराब होगा भाई, देखो जितनी मक्खियाँ मधुमक्खियाँ हैं उनकी मेहनत से बनाया गया होता है, नहीं तो कैसे खराब हो जाएगा, इतने जल्दी हो जाएगा, ठीक है, फ्रक्टोज। अच्छा, इसके अलावा देखो माल्टोज की बात करते हैं, तो माल्टोज कहाँ मिलेगा, माल्टोज की बात करेंगे, माल्टोज कहाँ मिलेगा, तो देखिए माल्टोज जो होता है, जैसे जो अंकुरित बीज होते हैं ना, जैसे गेहूं का हो गया, मूंग का हो गया, किसी भी चीज़ का अंकुरित बीज हो गया, तो उस अंकुरित बीज में जो आपको मीठापन लगता है, जो शर्करा होती है, वो होती है कौन सी, माल्टोज होती है, ठीक है, कौन सी होती है, माल्टोज होती है, ठीक है। तो माल्टोज कहाँ मिलेगा, तो ये कहेंगे कि ये अंकुरित बीज में ये मिलेगा। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज कहाँ मिलेगा, गन्ना में, ठीक है, गन्ना मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखना कि किसे सुक्रोज को, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेबल शर्करा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेबल शर्करा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सुक्रोज को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल शर्करा भी कहते हैं, ठीक है ना। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, टेबल शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। तो इन सबको शर्कराओं को ध्यान रखना। तो इन सबसे आपको क्या मिलती है, इन सबसे आपको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो कौन सी ऐसी शर्करा है जिससे आपको त्वरित मतलब जल्द एनर्जी मिल जाती है, तो कहेंगे वो है कौन सा, तो वह है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है, ठीक है, कहते हैं ना कैवल्य की प्राप्ति कर ली, ठीक है। तो कैवल्य का मतलब क्या होता है, दूसरों को इच्छा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ठीक है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ये बड़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन जो अगर कर लेता है उसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, ये माना जाता है, ठीक है। अच्छा, आप जरा सोचो, एक गौतम बुद्ध हैं जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने एक बात बोली थी
कि जो दुखों का कारण है ना, दुख का जो कारण है वो है इच्छा। अगर आप इच्छा रखते हैं तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में दुख होना ही होना है, लेकिन अगर आप कोई इच्छा नहीं रखते हैं तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। ठीक है, और ये जो ज्ञान है, ये जो लाइनें हैं, ये गौतम बुद्ध जो हैं ये उपनिषदों से लिया है, यानी उपनिषद में ही लिखा है कि जो इच्छाएं हैं वो दुख का कारण हैं। ठीक है, तो यहीं पे लिख ले, क्या यहीं पे लिख लीजिएगा, बुद्ध ने कहा था, क्या बुद्ध ने कहा था, देखो बुद्ध ने कहा कि इच्छाएं दुख का कारण है। जो इच्छाएं है ना वो दुख का क्या है, कारण है। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा कि ये जो कह सकते हैं ज्ञान, ठीक है, ये जो ज्ञान है इन्होंने कहाँ से लिया था, तो इन्हें उपनिषद से लिया था, उपनिषद से लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इच्छाएं जो है ना, इच्छाएं दुख का कारण है, ये किसने कहा, तो गौतम बुद्ध ने कहा था। ठीक है, और ये पंक्तियां कहाँ से ली हैं, तो उपनिषदों से लिया है। आगे आ जाओ, विटामिन शब्द के जनक कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच डेविस या कासिमीर फंक। तो ये कौन है, कासिमीर फंक। देखेंगे जो विटामिन की हम लोग बात करते हैं, विटामिन ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले तो विटामिन जो होते हैं ना ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं ये जो होते हैं ना ये कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक हैं, ये क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर की कह सकते हैं कि जो विकास और वृद्धि के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अब विटामिन देखो दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा विटामिन होता है, एक होता है जल में घुलनशील, और एक कौन सा होता है, एक भैया देखो, एक होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। ठीक है, तो जो जल में घुलनशील होता है ये तो होते हैं दो, एक होता है बी और दूसरा होता है सी। ठीक है, तो जो बी है, जो विटामिन बी है, इसे कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि विटामिन बी के ही कई सारे टाइप हैं, विटामिन B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 ये सब हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स विटामिन किसे कहते हैं, बी को। ठीक है, इसके अंदर कई सारे विटामिन। ठीक है, और विटामिन सी को हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं घाव भरने वाला विटामिन, घाव भरने वाला विटामिन। ठीक है, अगर आपके शरीर में बी विटामिन जो सी है इसकी पर्याप्त मात्रा है तो जो घाव है, जो चोट है अगर लगी है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, जल्द ठीक हो जाएगी। और सबसे पहले इसी विटामिन की खोज की गई थी, सी की। ठीक है, ध्यान रखना, विटामिन सी की सबसे पहले खोज की गई थी। ठीक है, आप इसको लिख लेना। अब देखो यहाँ पर, अब जो ये है वसा में घुलनशील, इसमें कौन है, तो ए डी ई और के, एडक, ध्यान रखो ऐसे, एडक, ADEK, एडक, एडक ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लें, देखो विटामिन जो डी है ना, विटामिन डी, इसको हम लोग हार्मोन्स विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हार्मोन्स विटामिन कहते हैं, हार्मोन्स विटामिन कहते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे विटामिन ई जो है ना, विटामिन ई, ये सही से लिखा नहीं क्या, विटामिन ई को ध्यान रखना, इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो आगे इसी तरीके से ध्यान रखना। आज इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, फैजी, अबुल फजल, बदायूनी या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन व्यक्ति है, ये कौन है, बदायूनी। हालांकि बदायूनी और अकबर के बीच में कुछ अच्छा बनता नहीं था, इसलिए बदायूनी ने क्या किया था कि इनकी जो धार्मिक नीतियाँ हैं जैसे दीन इलाही या अन्य प्रकार की चीज़ें, उनको क्या किया था, इसने आलोचना किया था। ठीक है, आलोचना किया था। ठीक है, तो अबुल जो फजल है ये था ना, इन्होंने क्या किया था, किसने क्या कहते हैं, अकबर नामा, ठीक
ठीक है, या फिर जो आईने अकबरी है, आईने ए अकबरी लिखा था, ठीक है ना। और ये क्या है, अकबर की ये क्या है, जीवनी है भाई, ये क्या है, अकबर की ये जीवनी है जो 3 भागों में है, ठीक है, जो 3 भागों में ये लिखा गया, ठीक है। अबुल फजल, ध्यान रखना, अबुल फजल ये जो दीन ए इलाही है, दीन ए इलाही, जिसने अकबर ने क्या किया था 1582 में क्या किया था, स्थापित किया था। तो दीन ए इलाही का क्या था, प्रधान क्या था, ये पुरोहित था, क्या था, प्रधान पुरोहित ये था कौन, अबुल फजल, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था, ठीक है। इसी के बड़े भाई हैं कौन, शेख फैजी, उनका भी जन्म आगरा में हुआ था। और लीलावती पुस्तक जो गणित की पुस्तक है उसका अनुवाद किया था फारसी में, ठीक है, कौन, शेख फैजी ने किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि शेख फैजी कौन है, तो ये अबुल फजल के बड़े भाई हैं, ठीक है। जन्म कहाँ होता है, आगरा में, ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे होगा, तो जन्म होता है आगरा में, ठीक है, आगरा में, ठीक है। तो शेख फैजी कौन है, तो शेख फैजी ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया था, जो लीलावती, ये गणित की पुस्तक है, तो लीलावती पुस्तक का इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था, ठीक है। अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, राजेंद्र प्रथम। तो जो राजेंद्र प्रथम है, ये ध्यान रखना कि चोल डायनेस्टी, चोल वंश के ये क्या थे, शासक थे, क्या थे, शासक थे, ठीक है। बाकी राजराज प्रथम की बात करें तो राजराज प्रथम ने क्या किया था कि तमिलनाडु में बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर का क्या रहा था, निर्माण कराया था। अगर देखो, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी में, भद्राचलम में, या श्री कलाहस्ती में, या तिरुपति में, या तिरुपति में। तो ध्यान रखना ये कहाँ पे है, हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। ये यूनेस्को साइट से भी है, ठीक है, यूनेस्को साइट से भी है हम्पी। हम्पी किस नदी के किनारे है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अगला देखिएगा, रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन सा था, ठीक है। तो ये कौन सा था भाई, अफगानिस्तान, साउथ सूडान, ग्रेनाडा, जंजीबार। तो ये था क्या, साउथ सूडान, कौन था, साउथ सूडान। तो साउथ सूडान ये किस महाद्वीप का देश है, तो कहेंगे अफ्रीका, कहाँ का है, अफ्रीका, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, जुबा, ठीक है, जुबा क्या है, ये राजधानी है किसकी, साउथ सूडान की। तो साउथ जो सूडान है यूएनओ में 193 नंबर का देश है ना, सबसे लास्ट वाला। जंजीबार क्या है, जंजीबार क्या है, आपका एक द्वीप है जो कहाँ पे है, तंजानिया देश में है, ठीक है। इसे लॉन्ग आइलैंड कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं लॉन्ग द्वीप कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग खूब होता है यहाँ पे। अगला देखो, अगला है कि 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2024 ये कहाँ पे हुआ है, ठीक है, वाइब्रेंट, ठीक है, वाइब्रेंट। तो बताओ भाई ये कहाँ पे हुआ वाइब्रेंट, ठीक है। क्या ये आपका अहमदाबाद में हुआ है, कि सूरत में हुआ है, ठीक है, कि गांधीनगर में हुआ है, या बड़ौदा में हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर या बड़ौदा। तो सही आंसर क्या है आपका, गांधीनगर, ठीक है। तो गांधीनगर क्या है, गुजरात की क्या है, राजधानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि शेख हसीना किस देश में 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी, इंडोनेशिया, ईरान, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या है, बांग्लादेश, ठीक है, ध्यान रखिए बांग्लादेश, ठीक है। तो ये शेख मुजीबुर रहमान की क्या है, ये पुत्री है, शेख मुजीबुर रहमान की क्या है, ये पुत्री है, ठीक है। आगे जाओ, अगला है यूनाइटेड कप 2024 टेनिस में किस देश के खिताब अपने नाम किया है, स्पेस, जर्मनी, पोलैंड या फिर मलेशिया, ठीक है, यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड। तो आपने यूनाइटेड ये कब पूछ लेगा कि यूनाइटेड कप का संबंध किससे है, ठीक है, यूनाइटेड कप का संबंध किससे है, स्पेन से है, जर्मनी से है, या मलेशिया से है, ठीक है। तो यूनाइटेड कप, तो ये करंट अफेयर का सवाल है। तो किसका हो जाएगा, स्पेन, जर्मनी। तो ये हो जाएगा किसका, जर्मनी। अब देखो जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की अगर राजधानी पूछेगा तो बताना
बर्लिन, राजधानी क्या है, बर्लिन, ठीक है ना। जर्मनी में ही मिलेगा आपको क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट, क्या मिलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट। और ये क्या है, एक पर्वत है, ना कि कोई जंगल वंगल है, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एक सवाल आपसे पूछे जाएगा, टेनिस से संबंध रखता है, ठीक है। एक क्या आपका थॉमस कप, थॉमस कप, ठीक है। तो ये क्या है, पुरुषों का क्या है, ये पुरुषों का है, ठीक है ना। ये क्या संबंध, टेनिस से ही है, ठीक है। तो ये 2024 में, इस 2024 में किसने जीता है, तो ये जीता है किसने, इसमें चीन रहा है क्या, विजेता रहा है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। देखिए दूसरा एक बात करेगा, उबेर कप, ठीक है, उबेर कप 2024, ये भी टेनिस, तो ध्यान रखिएगा, लेकिन ये महिला, ये क्या है ना, ये महिला टेनिस से संबंध रखता है, महिला टेनिस प्रतियोगिता ये है ये। और इसमें विजेता इस बार 2024 में कौन रहा है, तो वो चीन ही रहा है, कौन रहा है, चीन रहा है, ठीक है, इंडोनेशिया को हराकर, ठीक है। तो दोनों में थॉमस कप, उबेर कप, दोनों में चीन ही क्या रहा, प्रथम स्थान पे रहा है। पेमा फत्या मध्य प्रदेश के एक श्रेष्ठ जनजातीय कलाकार थे, उनका संबंध किस जनजातीय समुदाय से था, बैगा से, भील से, मारिया से, सहरिया से। ये संबंध किससे है, तो भील से। ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति। ध्यान रखना, ये भारत की ये क्या है, सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी, तो ये जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में मिलेगी, ठीक है, राजस्थान में मिलेगी, ठीक है, एमपी में मिलेगी और छत्तीसगढ़ में मिलेगी, ठीक है, छत्तीसगढ़ आदि इन जिलों राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखो, दी पॉपुलेशन बाम, ठीक है, दी पॉपुलेशन बाम नामक पुस्तक किसने लिखी है, टी.आर. माल्थस, नील एब कैंपबेल, जॉन आर विक्स या पॉल एर्लिन। तो पॉल एर्लिन की पुस्तक ये है, ठीक है, ध्यान रखें। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह। तो इसमें सही आंसर क्या है, वो है नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। लक्षद्वीप में, ठीक है, किस बैंक ने पहला क्या खोला है, शाखा खोला है, तो जो आपका HDFC बैंक है, इसने क्या किया, अपना फर्स्ट शाखा खोला है, कहाँ पे, लक्षद्वीप में शाखा खोला है। अगला देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता, ठीक है, गतिशीलता समझौता को मंजूरी दी है, ठीक है, श्रीलंका, नेपाल, इटली या जर्मनी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, तो इसमें सही आंसर होगा प्रवासन गतिशीलता, हो जाएगा इटली। कौन हो जाएगा, इटली की राजधानी क्या है, रोम है। ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की है, मालदीव, श्रीलंका, भूटान या नेपाल। तो ये क्या है, मालदीव, ठीक है, कौन सा है, मालदीव। तो ऑपरेशन कैक्टस कब ये चला था, 1988 में, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ था कि मालदीव में जो वहाँ पे तख्ता पलट होने वाला था, ठीक है, शासन का, तो फिर मालदीव के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने सहायता मांगी से, किससे, भारत से। तो भारत ने उस सहायता को देने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, कब, 1988 में, ठीक है। तो हमारे कितने क्वेश्चन थे आज क्वेश्चन हो गए 38, ठीक है। तो अच्छे से इसको आप पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।